तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी के लिए सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। एंड पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1885 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता की बात करते कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आश्रम है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन की बात किया जाए तो भाग 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप लोग के ऐसे 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा आप सभी के आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात किया जाए कि कौन सा फूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्त पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। इसका कारण होता है वे परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरीनाम। सूरीनाम ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का ढांचा
तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा उसी का स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अधिक अस्थायी होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे का 12 नंबर कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? फलों को कृत्रिम रूप से तो एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन गैस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर कौन जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत हो जाए, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर की किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 16 नंबर की कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये बीट हो जाएगा। बीट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा की बात करें तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपसे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब आप सभी के सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आप सभी के चंद्र ग्रहण होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग की बात करें तो डायबिटीज होता है, डायबिटीज। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया वीनस फ्रीडम पुरस्कार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आप सभी के मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अलंकेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का सितार के आविष्कार के लिए। तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और आप सभी के लिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो कि आप सभी के सारे प्रश्न आप सभी के हिस्ट्री के लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी इसमें लिए सिलेक्टेड किए गए हैं जो कि आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और इस क्लास के अंदर आप सभी को हर एक प्रश्न वन लाइनर लिया गया है। और वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का जो रीजंस है ना, कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं स्टूडेंट कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की हो जाती है? तो कांस्य युग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्य युग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी?
तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे, जो लोग थे, वो कौन ऐसे प्रमुख धातु था जिससे वो लोग अपरिचित थे, यानी कि नहीं जानते थे। तो लोहा हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो हड़प्पा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हर एक टॉपिक से प्रश्न लिया गया, ये नहीं कि हड़प्पा सभ्यता का ही सिर्फ प्रश्न लिया गया है। आप सभी के 5 से 5 जो क्वेश्चन होगा वो आपसी के हर एक चैप्टर से डिवाइड किया गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में हल जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कालीबंगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हनुमानगढ़ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल के बारे में बात करते हैं कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाएगा। तो आप सीखिए 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व की बात करें तो सबसे मान्यता प्राप्त काल हो जाती है। अगला प्रश्न भारत की आर्थिक राजधानी क्या है। तो भारत की आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई शहर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी। तो प्राकृत हो जाएगी। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो तोगन तिमूर हो जाएगा, तिमूर। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो शाहजहां हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शाहजहां की बेगम का क्या नाम था। तो शाहजहां की बेगम की बात करें तो मुमताज हो जाएगा। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था। तो मयूर सिंहासन बनाने वाले कलाकार की बात करें तो बादल खां हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की। तो दौलताबाद हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे हैं। तो बरनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया। तो दीवान ए कोही का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो इब्न बतूता को। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त करने किसने माना। ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। अगला प्रश्न महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अलग अध्यक्ष कौन हुआ। तो शुद्धमान हो जाएगा। वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था। तो जौ को कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था तो सोलकियों ने बनवाया था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म स्थापना किया, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था तो पशु चरण पर। चित्रित धूसर अमृत भांड का संबंध किस काल से, तो वैदिक सभ्यता से हो जाएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उस मध्य एशिया व सुदूर पूर्व से किया, तो महायान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ तो रेड सैंड स्टोन से। अगला प्रश्न, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ 606 ईसा पूर्व। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका, तो पुलकेशिन द्वितीय को नहीं कर सका। अगला प्रश्न, बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो सारनाथ में। ऋग्वेदी काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। किस वेद में प्राचीनतम वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। ऋग्वेद का वर्णित सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र हो जाएगा। किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो नासारुद्दीन महमूद तुगलक हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन सा जानवर निरूपित है, तो यह जगह उसी का हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह हो जाएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया, अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने कहा चोल पांड्य के केरलपुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया, तो शिलालेख द्वितीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा किया गया, तो तीवर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था, तुगलक वंश हो जाएगा। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है, तो तीवर हो जाएगा। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित किया, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अशोक ने अपने किस अभिलेख में स्वयं का उल्लेख किया, तो मास की। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आगे भी प्रश्न है लेकिन क्लास लंबा होने वाला है, इसलिए क्लास को तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।